आप देख रहे हैं मेहरबान इश्क भाग 3। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम उन प्यारे प्यारे व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं जो कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जो अपना कीमती समय निकालकर एक क्रिएटर की मेहनत को सराहते हुए लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। आप सभी बस ऐसे ही साथ बने रहिए और कहानी के नए नए ट्विस्ट का मज़ा लीजिए। संडे को आप में से ज़्यादातर लोग फ्री होंगे, तो दोस्तों हमने सोचा है कि क्यों ना हम संडे को महा एपिसोड लेकर आए जो कि 1 घंटे का होगा। लेकिन इसके लिए आज की वीडियो पर भर भर कर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को लाइक करके अपना प्यार देंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दीक्षा, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? इज़ एवरीथिंग फाइन? डॉक्टर कैबिन के अंदर एंटर होती हुई दीक्षा से बोली। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीक्षा अपनी सीट से खड़ी हो गई। जी कहिए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर हैरत से उसकी ओर देखने लगी। अभी अभी उसे इतनी बड़ी खुशखबरी पता चली और इस खुशखबरी को वो एक बोझ की तरह मिटाना चाहती है। डॉक्टर दीक्षा को बैठने का इशारा कर खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। देखिए मिस दीक्षा, मैं नहीं जानती कि आप इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हैं, लेकिन इस खुशखबरी के लिए ना जाने कितनी ही औरतें तड़पती हैं, हमारे यहाँ आती हैं ताकि उम्मीद की किरण उनकी झोली में आ सके, और आप इस नन्हे से जीवन को नष्ट करना चाहती हैं। मैं जानती हूँ डॉक्टर, आप अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, लेकिन ये बच्चा मेरी मजबूरी है, और मजबूरी को दूर करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना लकड़ी से दीमक, क्योंकि मजबूरी भी दीमक की तरह धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगती है। प्लीज़ आप इस बच्चे से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद करें। दीक्षा डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है। डॉक्टर उसकी बात की गहराई को समझते हुए कहती है, बट ये इलीगल है। नामुमकिन तो नहीं, मेरी मजबूरी को समझिए प्लीज़। दीक्षा की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर मान गई। मिस दीक्षा, पर अबॉर्शन के लिए आपके हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए होंगे, साथ ही एडवांस पेमेंट। सिग्नेचर दीक्षा कहाँ से लाएगी? उसे तो इस बच्चे के बाप का नाम तक नहीं पता। नाम तो छोड़ो, उन 2 कत्थई आंखों के अलावा उसका चेहरा तक याद नहीं उसे। डॉक्टर, सिग्नेचर तो नहीं मिल पाएंगे। डॉक्टर को अब दीक्षा पर शक हुआ। फिर तो डबल चार्ज आएगा, क्योंकि हस्बैंड की परमिशन कंपलसरी है। डबल चार्ज? फिर भी कितना अमाउंट? यही कहीं 7-8 लाख? 7-8 लाख? दीक्षा अपनी आंखें और मुंह फाड़े कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जी, इससे ज़्यादा कम भी नहीं हो सकता, बट 7-8 लाख के नीचे नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। फिर आपके पास हस्बैंड का सिग्नेचर भी नहीं है। आप सोचकर कल तक बता दीजिएगा, उसके बाद ही हम प्रोसेस शुरू करेंगे। कहते हुए डॉक्टर उठकर कैबिन से बाहर निकल गई। दीक्षा भी अपनी रिपोर्ट्स बैग में रखते हुए हॉस्पिटल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रही थी। उसने अपने पर्स में चेक किए कि वह 100 रुपये पड़े थे, जो भी 4 दिन के बस के किराए के लिए। बाकी 10,000 थे जो आज उसे एडवांस में मिले थे, पर इतने से उसका काम नहीं चलता, उसे तो और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। दीक्षा गुमसुम सी बस सड़क पर चलने लगी। अभी जितनी खुशियों ने उसकी ज़िंदगी में दस्तक दी थी, उतनी ही गम के बादल उसके ऊपर छा गए थे। 4 महीने बाद फैशन वीक में उसका सिलेक्शन इतनी मुसीबत से हुआ, और अब ये मुसीबत, किसी और की गलती की सज़ा वो भुगत रही थी। इस वक्त दीक्षा के हाथ अपने पेट पर चले गए। उसने अपने पेट को कसकर खींच लिया, मानो अंदर से इस अनचाहे बीज को उखाड़ फेंके। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। पर कमबख्त, यहाँ लोगों की भीड़ में वो रो भी तो नहीं सकती थी। ऐसे ही सोचते हुए गुमसुम सी वो आगे चली जा रही थी। ना कोई होश था, ना कोई सुध, पर किसी भी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहती थी। वो आगे सड़क के एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें दीक्षा की 6 इंच हील फंस गई। दीक्षा खुद को संभाल नहीं पाई और ज़मीन पर पेट के बल गड्ढे से कुछ ही दूरी पर गिर पड़ी। उसके पेट में अचानक से अजीब सा दर्द उठा। उसे गिरता देख वहाँ कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। औरत ने आगे बढ़कर दीक्षा को उठाया। दीक्षा अपने पेट पर हाथ रख दर्द से कराह रही थी। उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। उसे अपने पेट को पकड़े देख उस पारखी नज़र की औरत ने विनम्रता से पूछा, बेटा तुम पेट से हो क्या? दीक्षा ने डरते हुए नाम में सर हिला दिया। अच्छा, फिर शायद गिरने की वजह से कहीं लग गई होगी तुम्हें। ऐसे गड्ढों वाली जगह पर इतनी ऊंची चप्पलें नहीं पहननी चाहिए। अब से ध्यान दूंगी। कहते हुए दीक्षा उठने की कोशिश करती है। उसे दर्द में देखकर कुछ औरतों ने उसके उठने में मदद की। दीक्षा ने अपने कपड़े को अच्छे से झाड़ा, फिर उन सभी का शुक्रिया करती हुई वहाँ से अपने घर की ओर बढ़ गई। उसके पेट में अभी भी हल्का सा दर्द बाकी था। अब उसमें और ज़्यादा दर्द में चलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए अपने मोहल्ले के पास वो एक चाय के ठेले पर बैठ गई। काका, एक चाय देना। अरे बिटिया, पिछले 5 साल से इतना उधार चल रहा है, पहले उसे तो चुकता करो, फिर ही कोई नया उधार मिलेगा। हर बार कर दूंगी कहकर 5 साल गुजर गए, अभी तक एक पाई भी नहीं दी।
लगभग 45 साल के अधेड़ उम्र आदमी जिसने चूहों की कुतरी हुई बनियान और पुरानी लुंगी बांध रखी थी अपने मुंह में पान चबाता हुआ बोला। दीक्षा पिछले 5 साल से यहाँ आकर चाय पीती थी क्योंकि उसे यहाँ की चाय बेहद पसंद थी, पर देने के लिए पैसे कहाँ। इसीलिए उधार की रेल इतने सालों से चलती आ रही थी जिसका कोई स्टेशन था भी पता नहीं। दीक्षा चाय के ठेले पर यूं ही बैठी रही। अब उसके पेट में दर्द हल्का हो चुका था। उसने सामने अपनी मायूस नजरें उठाकर देखा। एक औरत अपनी बेटी का हाथ पकड़ उसके साथ जा रही थी। उसकी बेटी बार बार उससे किसी चीज़ की जिद कर रही थी। उस औरत ने उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे गोद में उठाकर अपनी माली हालत ना बताते हुए बस बहाना बनाया कि उस चीज़ में भूत है जो अच्छे बच्चों को बिगाड़ देता है, और वो बच्ची मान भी गई। उसे देख दीक्षा सोचने लगी कि कितने साफ दिल के होते हैं बच्चे, कोई छल कपट नहीं जो कहाँ मान लिया। ये सोचते हुए ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। आखिर इस बच्चे की क्या गलती है जो मैं इसे मारना चाहती हूँ। इस दुनिया में आने से पहले ही इसे बोझ समझ बैठी, लेकिन मैं क्या करूँ, ना मेरे पास इसके पालने के लिए पैसे हैं और ना ही समाज को बताने के लिए बाप का नाम। कितना अच्छा होता ना अगर तुम हमेशा मेरी टमी में ही रहते, ना किसी को खबर होती, ना ही तुम्हारे लालन पालन में पैसे खर्च। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, तुम बस उस रात की हुई गलती का नतीजा हो जो वो कमज़ोर इंसान मुझे देकर चला गया। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मजबूरी में इस दुनिया में आने से पहले ही मार रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। दीक्षा अपने आंसुओं को पोंछती हुई वहाँ से उठती है और घर की ओर निकल जाती है। मल्लेश्वरम, बेंगलोर। ठाकुर कंपनी के सबसे ऊंची मंजिल पर उसके मैनेजर ने मीटिंग का सारा इंतजाम कर दिया था। आज की मीटिंग के द्वारा सक्षम अपने डैड को ये साबित करके दिखाना चाहता था कि वो चाहे कितनी भी मुश्किलें उसके लिए भले ही खड़ी क्यों ना करते, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालेगा मुश्किलों से लड़ने का। मीटिंग के दौरान किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है, भले ही वो मेरे डैड या मॉम ही क्यों ना हो। गॉट इट, सक्षम मिस्टर बोस से कहता है और अपनी टाई ठीक करता हुआ अंदर मीटिंग रूम में चला जाता है। चूँकि आज मीटिंग ऑफिस में ही थी, वो भी इतने बड़े क्लाइंट्स के साथ, इसीलिए कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। ऑफिस की सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट कर दी गई थी। पैरा चप्पे चप्पे पर था। इंदिरा नगर, बेंगलोर। चाय के ठेले से उसका घर पास में ही पड़ता था। घर के सामने पहुंचकर उसने अपने पड़ोस में बनी राशन की दुकान पर देखा जो खुली हुई थी। मतलब इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और उस आहिस्ता से दरवाजे को खोलते हुए वह घर के अंदर आई। उसने अपनी चप्पलें टेबल के नीचे छिपा दी ताकि चाची उससे नौकरी और सिलेक्शन के बारे में सवाल जवाब ना करें, क्योंकि इस वक्त तो किसी भी सवाल का जवाब देने की हालत भी नहीं थी। दीक्षा धीमे पैरों से अपने कमरे में आई। उम्मीद के अनुसार मोनी भी शायद ऑफिस गई हुई थी। दीक्षा अपना बैग वहीं बेड पर छोड़ बाथरूम में चली गई। प्राइवेसी के नाम पर बस एक बाथरूम ही था उसके पास, जहाँ थोड़ी देर खुद से मिलती थी वो। दीक्षा बाथरूम में खुद को आईने में देखने लगी। उसे खुद के वजूद से ही आज घिन आ रही थी। शराब के नशे ने आज उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। उसके सिर की नसें फटे जा रही थी। गुस्से और परेशानी ने उसे इस कदर घेर लिया था कि सिगरेट की तलब ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। दीक्षा ने वॉश बेसिन के नीचे से सिगरेट निकाली और एक साथ 2-2 सिगरेट के कश लेने लगी। धुआं उसके मुंह से होता हुआ हवा में फैल गया। धुएं के छल्ले हवा में बनाते हुए दीक्षा को सुकून मिल रहा था, पर अब सब पहले जैसा कहाँ रहा था। उसे बेचैनी होने लगी। दीक्षा को अचानक से वॉमिटिंग आ गई। उसने फौरन वॉश बेसिन का नल खोला। उसके पूरा चेहरा पसीने से भर गया। इस हालत में स्मोकिंग के कारण उसकी सांसें फूलने लगी। दीक्षा अपना माथा पकड़ फफक कर रो पड़ी। जब किस्मत में ही कांटों का बिस्तर लिखा हो तो मखमल के लिहाफ ओढ़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। कांटे उस मखमल में भी छेद कर देती हैं। दीक्षा मोनी ऑफिस से जब वापस आई तो दीक्षा का बैग बेड पर रखा देखकर उसने उसे आवाज़ लगाई। मोनी की आवाज़ सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे, फिर अपना मुंह अच्छे से वॉश बेसिन में धोया ताकि उसके आंसू किसी को ना दिखे। अपने आंसू को छिपाने की जद्दोजहद करती हुई जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। अरे तू यहाँ है और मैं कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। क्यों? दीक्षा बुझी हुई सी आवाज़ में बोली। तेरी आंखें लाल हो रही हैं तो रोई है? नहीं तो मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ ना नहीं, दीक्षा अपना मुंह से फेरती हुई कहती है। अच्छा ये सब छोड़, तेरा सिलेक्शन हुआ? दीक्षा उसके सवाल का कोई जवाब ना देती हुई खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। उसके चुप होने मोनी का दिल धक से रह गया। मोनी ने उसका बैग उठाया और एक सफ़ेद लेटर को खोलकर पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर आई चिंता से बड़ी स्माइल उभर आई। हो माय गॉड दिशु, तेरा सिलेक्शन हो गया और नेक्स्ट वीक फैशन वीक में तू सेलेक्ट भी हो गई। दिशु आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कहते हुए खुशी से मोनी ने उसे गले लगा लिया। दीक्षा का मन किया कि अभी उसे जोर से गले लगाकर सब कुछ बता दे और दिल हल्का कर ले, लेकिन उसके चेहरे की खुशी देखकर उसका ये ख्याल ही रह गया। तो इसलिए ये नाटक कर रही थी ना, है ना, ताकि मुझे ये सरप्राइज़ दे सके। मोनी मैं अच्छा और बता,
एक मिनट, मैंने तेरे बैग में कुछ और देखा था। मोनी को ध्यान आया, उसने दीक्षा के बैग में से 10,000 रुपये निकाले। ये एडवांस है? हाँ। वाह देख, अभी मैं माँ को दिखाती हूँ, बहुत ताने देती थी ना, आज तेरी फर्स्ट सैलरी देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाएंगी। मोनी नहीं। क्या नहीं? मोनी वो मैं। दीक्षा बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रही थी। समझ गई, कुछ और भी है ना सरप्राइज में, तू नहीं बता रही? कोई नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। कहती हुई वो उसके बैग में ढूंढने लगी, तभी एक रिपोर्ट उसके हाथ लगी। मोनी ने उसके बैग को खोलकर उसमें से एक वाइट कलर का कागज़ निकाला। उसे देखकर वो दीक्षा की तरफ मुड़ी। ये क्या है? दीक्षा ने उसे पता चलने के डर से ही अपना थूक गटक लिया। दीक्षा, ये क्या है? कुछ नहीं। दीक्षा ने मोनी से वो कागज़ देने की कोशिश की, लेकिन मोनी ने उसे वो नहीं दिया, बल्कि उसे गौर से पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसके माथे पर सलवटें पड़ती जा रही थी। दीक्षा का मन घबरा गया, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, परेशानी से उसके चेहरे की नसें तन चुकी थी। ये सब क्या है दीक्षा? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वो बताने ही वाली थी कि इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। दीक्षा की आंखों में जमे आंसू पिघलकर मोनी के दामन पर आ गिरे। दीक्षा फपक कर उसके सीने से लगकर रो पड़ी। मोनी समझती थी उसके आंसुओं के पीछे की वजह। उसने एक बड़ी बहन और माँ की तरह उसे संभाला। रोती क्यों है पगली? ये तो खुशखबरी है कि तेरा फैशन वीक में सिलेक्शन हो गया और तू उस पर मेन लीड है। साथ ही फ्री ट्रेनिंग क्लासेस का भी ऑफर है, ये देख। दीक्षा मोनी की तरफ अपनी आंखें छोटी कर और मुंह खोलकर देखने लगी। उसने तो कुछ और ही समझा था, मतलब मोनी ने वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी। मोनी ने उसे वो क्लासेस और ऑफर वाला कागज़ दिखाया। दीक्षा की नज़र मोनी के पैर पर पड़े उस रिपोर्ट पर गई जो उसके हाथ से गिर गई थी, और उसके बदले में ये ऑफर वाला पेज उसके हाथ लग गया। उसने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। तो रुक, मैं माँ को दिखा कर आती हूँ। मोनी नीचे चाची कुजी को दिखाने चली गई। दीक्षा ने जल्दी से उस रिपोर्ट को अलमारी के नीचे वाले कॉर्नर में छुपा दिया, ताकि उसे कोई देख ना पाए, क्योंकि लास्ट वाले कॉर्नर को दीक्षा के अलावा कोई और हाथ भी नहीं लगाता था। शाम के वक्त चाची, मोनी और दीक्षा डिनर टेबल पर बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे। आज चाची ने दीक्षा के सिलेक्शन और एडवांस मिलने की खुशी में पनीर बनाया था। दीक्षा ने सच में बहुत सालों बाद पनीर खाया था, वरना रोज़ वही दाल और लौकी उसके नसीब में काबिज करके बैठे हुए थे। आज तो मज़ा आ गया माँ, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सच्ची। मोनी पनीर का आखिरी टुकड़ा खाती हुई बोली। साइयो बोली, मज़ा तो आवेगा ही ना, एक तो सारे पैसे जो लाई हमारी दीक्षा। हमारी तो मनुआ गदगद हो गयो। चाची जी का प्रेम तो आज हर सीमा से बाहर था। आज वो दीक्षा पर जमकर प्यार लुटा रही थी। आखिर उनके पैसों की तिजोरी जो बन चुकी थी वो। खाना खत्म होने के बाद दीक्षा अपने कमरे में चली गई। आज जब से वो घर आई थी कुछ बोलने ही नहीं थी, लेकिन चाची को पैसों की चकाचौंध के आगे कुछ दिख कहाँ रहा था, और मोनी ने ये जानने की कोशिश नहीं की। दीक्षा रात को बेड पर खामोश बैठकर उस छत की ओर देखे जा रही थी। मोनी अपनी नाइट ड्रेस पहनकर हाथ में अचार चबाती हुई रूम में आई। उसे रोज रात को सोने से पहले अचार खाने की आदत थी। आज इतना खुशी का दिन है और तू खुश नहीं दिख रही। उसने अचार का प्याला बेड के पास टेबल पर रखते हुए कहा। बस ऐसे ही। दीक्षा बेड से आहिस्ता से उठकर खड़ी हो गई। मोनी बाथरूम में जा चुकी थी। दीक्षा ने अचार की ओर देखा, उसका मन कुछ खट्टा सा तीखा सा खाने का हुआ। उसने चोरी छिपे अचार उठाया और खाने लगी। मोनी बाथरूम से अपना नाइट फेस मास्क लगाकर बाहर निकली। उसने दीक्षा का मुंह अचार से सना हुआ और हाथों में खाली प्याला देखा तो उसकी आंखें छोटी करते हुए बोली, तू कब से अचार खाने लगी? तुझे तो अचार पसंद नहीं था। दीक्षा अचार का आखिरी टुकड़ा भी गटकते हुए बाथरूम में चली गई। दीक्षा, कुछ पूछा मैंने? मोनी बाथरूम के गेट के बाहर दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली। मन किया तो खा लिया। दीक्षा अपने चेहरे पर पानी डालती हुई कहती है। मोनी अपना अचार का खाली प्याला लेकर वहाँ से चली जाती है। दीक्षा वॉश बेसिन के नीचे पाइप के पीछे छुपी सिगरेट निकालकर पीने लगती है। धीरे धीरे पूरे बाथरूम में धुआं ही धुआं होने लगा। दीक्षा गुस्से में 5-6 सिगरेट फूंक चुकी थी। बाथरूम में गहराए उस गुस्से की ही तरह उसकी ज़िंदगी अब काले अंधेरे की छाँव में रह चुकी थी। वो अपनी सूनी आंखों से बाथरूम की दीवारों का मुआयना करने लगी। बड़े से भव्य घर के सामने आकर एक काली रंग की मर्सिडीज रुकती है। उसमें से एक शख्स अपने हाथ में बिजनेस सूट लेकर घर के अंदर एंटर होता है। उसको अपने गले में पहनी हुई टाई को ढीली किया और फिर बालों को हाथ से पीछे करते हुए सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर कमरे में जाने लगा। सक्षम, उसके आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। सक्षम पीछे मुड़े बिना ही बोला, थैंक यू सो मच डैड। मीटिंग सक्सेसफुल रही और आज आपकी ही वजह से मुझे खुद को साबित करने का मौका मिला। मेरे काम के प्रति मेरा जुनून देखकर ही उन्होंने मेरे साथ 4 डील साइन की। सक्षम बात खत्म करके उनकी ओर पलटा। रत्न जी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, ज़्यादा खुश मत हो कि आगे अपनी खुशी पर अफसोस हो। जैसा कि तुम जानते हो कि सक्षम 25 दिन बाद ये ओहदा, ये पोजीशन, सब कुछ तुमसे छीन ली जाएगी। तब क्या करोगे?
आपसे ही सीखा है डैड, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है और मुझे खुद पर यकीन है। ध्यान रहे, यकीन डगमगा न जाए। ध्यान रहेगा। गुड नाइट डैड कहते हुए सक्षम ऊपर अपने कमरे में चला गया। रतन जी अपने बेटे की नादानी पर हंसने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। उनका बेटा भले ही कामयाबी को अपने कदमों पर झुका सकता है, पर अपनी जिद के आगे घुटने नहीं टेक सकता। फवारे से आ रहे ठंडे पानी की बूंदों ने कुछ लम्हों के लिए सक्षम के दिमाग की उलझनों को शांत कर दिया था। ढीली टावल अपनी कमर पर बांधकर उसने अपने गीले बालों को हाथों से झटकते हुए बालकनी में आ गया। वहां से रात का व्यू बहुत अच्छा दिखता था। सर आपकी कॉफ़ी। हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी लिए नौकर सक्षम के पीछे खड़ा था। उसने कॉफ़ी उठाई और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। सक्षम ने अपनी आंखें कॉफ़ी के सिप लेते ही बंद कर ली। बदली में छिपे चांद को वो देखने लगा। ठीक ऐसा ही चांद उस रात भी निकला था और वो उसे ही देख रहा था। उस रात कितना कुछ बदला था उसकी ज़िंदगी में, किसी ने दस्तक दी थी। सक्षम के ख्यालों में बेवक्त थी उस रात दीक्षा के संग बिताया हर लम्हा कौंध गया, पर दूसरे ही पल अपने ख्यालों को झटकते हुए वो वहाँ से अंदर चला गया। अगली सुबह जल्दी ही मोनी ऑफिस जा चुकी थी। चाची भी आज घर पर नहीं थी। उन्हें अपनी सहेली के बेटे की गोद भराई में जाना था। घर पर सिर्फ दीक्षा ही अकेली बची थी। कमरे में पसरे हुए अंधेरे में वो अकेली बेड पर अपना सर टिकाए लेटी हुई थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसकी सोच पर रोक लगाते हुए उसका फ़ोन बज उठा। दीक्षा ने कॉलर आईडी देखी। कॉल अमोल का था। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब इस बच्चे के साथ तो उसका मॉडलिंग का करियर शुरू नहीं कर सकती थी। उसके सपने ने तो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं ने एक बार फिर अपनी जगह बना ली। दीक्षा गम का ठूक कटकने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। दीक्षा अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चली गई, जहाँ जाकर उसने खुद को शांत महसूस करने के लिए शावर ऑन कर दिया। दिशु, दिशु कहाँ गई? मोनी अपने हाथ में दीक्षा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर घर वापस लौट चुकी थी। आज लास्ट वर्किंग डे होने के कारण उसके ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसीलिए वो अपनी सैलरी से कुछ गिफ्ट्स दीक्षा और चाची के लिए ले आई। बाथरूम के अंदर से पानी की आवाज़ आती सुन वो समझ गई कि दीक्षा अंदर है। उसने उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स को उसके अलमीरा में रखने के लिए सबसे नीचे वाला कॉर्नर खोला और गिफ्ट्स को अंदर रखने लगी, क्योंकि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। अलमीरा में गिफ्ट रखते हुए कुछ सफ़ेद रंग का पर्चा गिर गया। मोनी ने उस पर्चे को उठाकर पढ़ने लगी। बात सुनो, अंदर मीटिंग है और मीटिंग फिनिश होने से पहले मेरे डैड तक को अंदर आने की परमिशन नहीं है। ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ज़रा सी चूक तुम्हारी जॉब पर भारी पड़ सकती है। सक्षम अपने गार्ड से और अपने मैनेजर मिस्टर बोस से कहता हुआ अपने कोट के बटन लगाकर अंदर कैबिन में चला गया। दीक्षा बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। उसने अपनी टॉवल वहीं बेड पर ही छोड़ दी और कमरे की खिड़कियां खोलकर बाहर सूरज की रोशनी को अंदर आने दिया, इस उम्मीद में कि शायद उसकी ज़िंदगी भी इसी रोशनी की तरह रोशन हो जाए। तबीयत कैसी है अब तेरी? मोनी उसके सामने आकर खड़ी होकर शांत स्वभाव से पूछती है। मेरी तबीयत को क्या होगा मोनी? और तू आज इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई? हाँ, आज लास्ट वर्किंग डे था ना, इसीलिए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी घर में बोर हो रही थी अकेले बैठे बैठे। दीक्षा ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर स्माइल लाती हुई मोनी से कहती है। कितनी बारीकी से झूठ बोलना सीख गई है ना तू। ये तो क्या बोल रही है? उसकी बातों ने दीक्षा घबरा गई। मोनी ने एक जोर का चाटा दीक्षा के चेहरे पर मार दिया। सब जान चुकी हूँ मैं, तेरी रिपोर्ट्स पढ़ी है मैंने। इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया तूने। बता, किसका बच्चा है ये जो तेरे गर्भ में सांस ले रहा है? कौन है इसका बाप? बता। अगर मैं जानती तो आज इस हालत में अकेले सारी समस्याओं से जूझती। ये उसी रात की हुई गलती का परिणाम है। अपनी आंखों में आंसू का सैलाब भरे दीक्षा रोते हुए मोनी से कहती है। बचपन से आज तक उसने दीक्षा को एक बड़ी बहन की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह संभाला है। उसकी आंखों में आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मोनी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा था ना। तूने बिल्कुल सही कहा था। मैं ज़रूर पछताऊंगी, लेकिन मैं तो अपने में ही मगन थी, तेरी बात को समझ ना सकी। बेवकूफ़ थी मैं। दिशु, तू तो बहुत समझदार हो चुकी है जो अपनी बहन से ही बातें छुपाने लगी है। नहीं मोनी, मैं बस ये सब बताकर तेरे दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तुझे पता चलता तो कितना दुख होता तुझे। मेरे सपनों के लिए कितना किया है तूने। मेरे लिए तुझसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तू कब से ये सब झेल रही है? एक बार अपना समझ कर बताया तो होता दिशु। अपने चेहरे पर आंसू को पोंछते हुए दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर अब तक सब कुछ उसके सामने खुली किताब की तरह रख दिया। सब कुछ कह दिया जो अब तक वो अपने दिल में दफन किए हुए थी। ये सब सुनकर मोनी विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसकी बहन ने इतना कुछ झेला है। मोनी, मेरा सपना, मॉडलिंग, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बच्चे को मैं रख नहीं सकती और ना ही इसे अबॉर्ट करवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे हैं।
तू तू फिक्र मत कर, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। तू एक बहुत बड़ी मॉडल ज़रूर बनेगी, तू देखना। लेकिन ये सब कैसे होगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। होगा। मोनी दीक्षा से पूछती है, तेरे पास उस आदमी का कुछ अता पता है? कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर जैसा कुछ? लेकिन ये सब क्यों? तू बस बता मुझे। दीक्षा अपने दिमाग पर जोर डालती है। उसे याद आता है कि एक लेटर और उसके साथ विजिटिंग कार्ड उसने छोड़ा था। हाँ, उसका विजिटिंग कार्ड है शायद मेरे पास। थैंक गॉड, कहाँ है, जल्दी से दे। दीक्षा ने अपने पुराने बैग में से उस कार्ड को ढूंढा। शुक्र है भगवान का कि उसने ये कार्ड अभी तक फेंका नहीं था। दीक्षा ने वो कार्ड उसे देते हुए पूछा, इसका क्या करेगी तू? ये बच्चा तेरे अकेले का नहीं है, इसकी जिम्मेदारी उस इंसान को भी उठानी पड़ेगी। सारा अबॉर्शन का पैसा उसे ही देना पड़ेगा। कहते हुए मोनी ने उस कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद उसकी दिमाग की नसें खिंच गई। मोनी ने अपना लैपटॉप उठाया और उस पर कुछ सर्च करने लगी। काफ़ी देर मोनी को कुछ ना कहता देख दीक्षा झुंझला उठी। यार, कुछ बोलेगी भी ऐसे घुस गई है लैपटॉप में जैसे इसके बायोडाटा का पोस्टमार्टम कर रही हो। मोनी लैपटॉप स्क्रीन से अपना चेहरा हटाकर गंभीरता से उसकी ओर मुड़कर कहती है, तो यकीन से कह सकती है कि यही वही आदमी है जिसने उस रात, मेरा मतलब सच में ये वही है ना? हाँ, उस लेटर में तो उसने यही मेंशन किया था कि ये इसका विजिटिंग कार्ड है। मोनी का दिल धक से रह गया, हैरत से उसका मुंह खुला रह गया। दिशु, गहरी सांस लेते हुए, तू जानती है ये कौन है? जानती ही तो नहीं हूँ, वरना इसके घर में घुसकर इसके सारे दांत बाहर निकाल कर दिए होते मैंने। दीक्षा गुस्से में अपने दांत पीसती हुई बोली, दीक्षा, ये सक्षम है, द सक्षम ठाकुर। तो ये ना सिर्फ बैंगलोर का, इनफैक्ट इंडिया के भी बाकी स्टेट्स में और इंटरनेशनल ट्रेड में नाम है इसका। बहुत बड़ा उद्योगपति, यानी कि बिजनेसमैन है। ये इसके डैड रतिन ठाकुर हैं, जिनके अंडर 500 से भी ज़्यादा कंपनीज आती हैं। मतलब ये बुढ़ा है मेरे बुढ़े के साथ। दीक्षा की शक्ल रुआसी हो गई। अरे नहीं, रतिन ठाकुर तो सक्षम के डैड हैं। तो जिसकी बात कर रही है वो सक्षम है, उनका बेटा। मतलब ये बच्चा सक्षम का है। हे भगवान, कोई भी हो, मुझे बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं। दीक्षा, तेरे पास करोड़ों की जायदाद का वारिस है और तू सिर्फ लाखों की बात कर रही है। मुझे सिर्फ 8 लाख चाहिए, बाकी एक फूटी कोड़ी भी मैं नाजायज़ नहीं लूँगी। मैं अपने बच्चे की कीमत नहीं लगाना चाहती। दीक्षा के टोन में गंभीरता और आंखों में सच्चाई थी। मोनी ने भी उसके फैसले की कदर की, लेकिन सक्षम का एड्रेस मिल पाना बहुत मुश्किल था। हमें उस होटल में जाकर उसका एड्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उस रात वहाँ रुका था। एड्रेस तो ज़रूर होगा। सुन, जाने से पहले दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वादा करती हूँ माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स, मेरे कहने से पहले ही मेरी दुविधा समझने के लिए। तू पागल है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना मोनी? मोनी उसके सर को प्यार से सहलाती हुई बोली, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तब तक कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। दीक्षा ने कसकर उसे हक कर लिया। फिर मोनी दीक्षा का हाथ पकड़ती और ऑटो कर दोनों उस मिडनाइट होटल पर आ जाते हैं। दीक्षा उस होटल को हिकारत भरी नज़रों से देखती है, क्योंकि यहीं से उसकी ज़िंदगी को सबसे मनहूस घड़ी शुरू हुई थी। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रिसेप्शन पर जाकर मोनी पूछती है, हमें पिछले 1.5 महीने की डिटेल्स चाहिए। सॉरी मैम, किसी की डिटेल देना अलाउड नहीं है। मोनी ने 1000 का कड़क नोट निकालकर उसके सामने रख दिया, जिसके ऊपर किताब रखते हुए उस रिसेप्शनिस्ट ने अपनी ओर खिसका लिया। नाम क्या है? सक्षम ठाकुर। नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट के हाथ कंप्यूटर पर चलते चलते रुक गए। उसने दोनों की ओर अजीब नज़रों से देखा। सॉरी, आपको इनकी डिटेल्स नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? दीक्षा मोनी की तरफ देखती है, क्योंकि सक्षम सर इस होटल की ऑनर हैं। दीक्षा मोनी एक दूसरे की ओर हैरत से देखती है। मोनी अपनी सैलरी में से 5000 निकालकर उसके सामने रख देती है। एड्रेस? ओके। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें सक्षम के ऑफिस का एड्रेस देती है। घर का नहीं है, सिर्फ यही एड्रेस है। काम चल जाएगा। यह एड्रेस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। मोनी दीक्षा से कहती है, एक बार इस कमज़ोर से अपने पैसे वसूल कर लूँ, एक एक पाई वापस ले लूँगी। ठाकुर विला। कल्याणी जी डिनर टेबल पर बैठे रत्न जी के सामने खाली थाल में रोटियां डाल रही थी। आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। हाँ, आपके बेटे ने खुश रहने का एक भी वजह नहीं दी हमें अभी तक। सक्षम बिना वजह कुछ नहीं करता। शादी के पीछे ना करने की भी कोई वजह ज़रूर होगी। यही बात तो हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि ना जाने 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि सक्षम इतना बदल गया। कल्याणी जी रत्न जी से कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अपने बेटे पर भरोसा रखिए, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। रत्न जी उनके बात से सहमति जताती हैं। दीक्षा और मोनी इस वक्त सक्षम के ऑफिस के ठीक सामने खड़ी थी। वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए दीक्षा ने यह निश्चय किया कि वो अंदर अकेली ही जाएगी। मैं जाती हूँ। नहीं दीक्षा, तो अकेली नहीं जाएगी। ये जंग मेरी है, मुझे ही लड़ने दे।
तू बाहर मेरा वेट करियो और अगर मैं ना आऊँ तो लड़ाई रुकवाने अंदर आ जाइयो। ज़्यादा देर मत करियो वरना उसका ये ऑफिस बेचकर मुझे पैसे वसूलने पड़ेंगे। ठंडे दिमाग से। दीक्षा अंदर ऑफिस के मेन गेट से अंदर घुसती है। आगे जाकर 4 गार्ड्स खड़े थे, जिनमें से एक ने उसे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकती। दीक्षा उसके सर के उड़े बालों को देखकर कहती है, हाथ हटा ले वरना तेरे सर पर बचे कुछ 4 बाल भी लापता हो जाएंगे। आप नहीं जा सकती। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? दीक्षा ने गार्ड की झड़प देखकर बाकी गार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं। अबे गंजे, सामने से हट वरना तेरी खोपड़ी का पोस्टमार्टम के लिए भी दही सलामत नहीं बचेगी। मैडम, आप मिसबिहेव कर रही हैं। मुझे आपके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना होगा। गार्ड दीक्षा से सख्ती से पेश आने लगा। आसपास भी कई गार्ड्स जमा हो गए। दीक्षा ने अपना बैग उस गार्ड के मुंह पर दे मारा, जिससे उसकी आंखों में बैग की चेन लग गई और वो अपनी आंखों को पकड़कर ही चिल्लाने लगा, पकड़ो उस लड़की को। बाकी के गार्ड्स दीक्षा के पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक वो उसे पकड़ पाती वो लिफ्ट के अंदर घुस चुकी थी। उसने लिफ्ट को सबसे ऊपर वाले फ्लोर के लिए दबा दिया और लिफ्ट अगले ही पल बंद हो गई। ये मैंने क्या किया? नेक्स्ट टाइम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी तो तब से मुश्किल में फंसी हुई हूँ। आज मैं सेकंड टॉप फ्लोर पर जाऊँगी। दीक्षा ने यही सोचते हुए लिफ्ट का बटन 15वें माले की बजाय 4वें माले के लिए दबा दिया। अब पिछली बार उसकी किस्मत के तारे ऊंचाइयों पर नहीं थे, पर क्या आज उसकी किस्मत उसका साथ देगी? सारे गार्ड्स लिफ्ट से 15 माले पर आ गए, क्योंकि मीटिंग वहीं पर थी और उन्हें लगा कि वो मीटिंग स्पॉइल करने सीधा यहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। दीक्षा तो चौथे माले पर पहुंच चुकी थी। वहां आकर उसने देखा कि वहां तो पूरा ऑफिस स्टाफ काम कर रहा था। सभी अपने कंप्यूटर से नजरें हटाकर दीक्षा को ही देखने लगे। उनमें से एक लड़की जो उसी की दिशा में आगे बढ़ रही थी, दीक्षा ने उससे कहा, ये सक्षम किधर मिलेगा? उस लड़की ने दीक्षा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अजीब तरह ही देखती हुई बोली, सक्षम सर 15th फ्लोर पर अपने कैबिन में मीटिंग में बिजी हैं। वहाँ जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। तुमसे बस जितना पूछा है उतने तक सीमित रहें। कहते हुए दीक्षा ने उसे अपने हाथ से साइड खिसका दिया और लिफ्ट पकड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। 15th फ्लोर पर दीक्षा का पता ना चलने पर सारे गार्ड्स नीचे के फ्लोर पर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब उस फ्लोर पर कुछ ही गार्ड्स थे जो कि सक्षम के कैबिन के ठीक बाहर खड़े थे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और दीक्षा निकलकर अपने तेज़ कदमों से उसका कैबिन ढूंढने लगी। वहाँ उसे रोकने के लिए कोई गार्ड मौजूद नहीं था, इसीलिए वो आसानी से सक्षम के कैबिन तक पहुँच सकी। उसके कैबिन के बाहर ही बड़े बड़े अक्षरों में सक्षम ठाकुर लिखा हुआ था। इसे पढ़कर दीक्षा ने अजीब सा मुंह बनाया, फिर अंदर घुस कर, लेकिन अंदर एक और बड़ा सा कॉरिडोर था जहाँ काफ़ी गार्ड्स खड़ी थे। साथ ही सक्षम का दोस्त पारस भी वहाँ मौजूद था, जो कि अपने मोबाइल में ही मसरूफ़ था। दीक्षा गुस्से से गेट को जोर से बंद खोलती हुई अंदर दाखिल हुई और सीधा पारस के पास जाकर उसका मोबाइल उसके हाथ से छीनती हुई बोली, ये सक्षम किधर है? व्हाट? पारस उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से घूरता है। हे ब्यूटी, मेरे मोबाइल वापस करो। घन चक्कर, जितना पूछा है उतना जवाब दे और अपना ये डब्बा लेता बन। हे, माइंड योर लैंग्वेज। जानती हो मैं कौन हूँ? जब तुझे ही नहीं पता कि तू कौन है तो मुझे कैसे पता होगा? मजाक कर रही हो मेरे साथ? तू क्या मेरी बेस्टी है जो मैं तेरे साथ मजाक करूँगी? गिव मी माई मोबाइल। पारस दीक्षा से मोबाइल मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं देती। पहले बता, ये सक्षम किधर है? सामने कैबिन में। दीक्षा उसका मोबाइल उसकी ओर फेंक देती है। पारस का कलेजा ही बाहर को आ गया था कि कहीं उसका फ़ोन गिर ना जाए, पर भला हो किस्मत का जो उसने वक्त रहते कैच कर लिया। ओए हेलो, आखिर ये तो बताती जाओ कि कौन हो तुम? दीक्षा पीछे मुड़कर उल्टा उससे ही पूछती है, तू कौन है बे? मैं सक्षम का दोस्त हूँ, मतलब मेरे बच्चों का चाचा, और मैं तेरी भाभी, समझा? चाचा? पारस खुले मुंह से उसे बस कैबिन की ओर जाता ही देखता रह गया। ये कांड कब कर दिया सक्षम ने? पारस अपना सर खुजलाने लगा, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया था। दीक्षा कैबिन के अंदर घुसने लगी, तभी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। तुम अंदर नहीं जा सकती, छोड़ो मुझे उस गधे सक्षम से मिलना है। छोड़ो। वो गार्ड्स दीक्षा को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगे, तभी वहाँ और भी गार्ड्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। ये रही वो बदतमीज लड़की। और जंगली कबूतर, तेरी हिम्मत कि तुम मुझे बदतमीज लड़की बोले? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। दीक्षा ने गार्ड के बाजुओं पर कसकर अपने दांतों से काटते हुए खुद को उनके चंगुल से आज़ाद कर लिया और उस बदतमीज लड़की कहने वाले गार्ड के सर पर टेबल पर रखा फ्लावर पॉट फेंक कर मार दिया। हाफता हुआ एक गार्ड कैबिन का डोर खोलता हुआ अंदर आया। सर, इट्स अर्जेंट। सक्षम को अभी अपनी मीटिंग में पूरी तरह से मशरूफ था, उसके आने से खलल होने पर गुस्सा हो गया। तुमसे कहा था ना मीटिंग होने तक कोई अंदर ना आए। सर, वो लड़की पागल हो गई है गुस्से से, सिर्फ आप ही का नाम लेकर आपको ढूंढ रही है। उससे एक गार्ड की आंख और एक का सर फोड़ दिया है। व्हाट?
यस सर, प्लीज़ आप जल्दी चलिए हमारे साथ। सक्षम अपने क्लाइंट्स की ओर देखता है और उनसे कहता है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द मीटिंग, वी विल कंटिन्यू द मीटिंग सम अदर टाइम। मीटिंग में खलल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर हम कभी फिर मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। या श्योर, हाँ ज़रूर। सभी क्लाइंट्स एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। सक्षम के गुस्से का आपा बर्दाश्त से बाहर था। उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग किसी के बेवजह की वजह से कैंसिल करनी पड़ी। वो अपने कोट के बटन खोलता हुआ बाहर निकलता है और सामने खड़े पारस की ओर देखता है, जो कि काफ़ी देर से वहाँ बैठकर ये सारा तमाशा एंजॉय कर रहा था। कौन थी वो लड़की? सक्षम के पूछने पर पारस हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। भाई, ये पूछ क्या नहीं थी वो? मतलब कतई साइको थी वो। गुस्से में बस तुझे ही पूछे जा रही थी। बिल्कुल रावड़ी गुंडी लग रही थी। वैसे तूने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ जो वो तुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ पहुँच गई? जस्ट शट अप पारस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो जानता तक नहीं उसे। फिर वो यहाँ क्यों आई है तुझे ढूंढते हुए? सक्षम पारस के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए, पता नहीं, लेकिन है कहाँ वो? पारस वेटिंग एरिया की ओर उंगली दिखाता हुआ कहता है, उधर वेटिंग एरिया में ही तेरा इंतजार कर रही है। सक्षम उसी ओर जाने लगता है। उसके कदम और आगे बढ़ पाते कि उससे पहले पारस उसकी बाजू पकड़कर उसे रोकता हुआ बोला, उधर देख, एक की आंख और एक का सर पहले ही फोड़ चुकी है, तो ध्यान रखियो कहीं तेरा भी। सक्षम उसे अपनी तेज निगाहों से घूर कर देखता है। पारस उसकी बाजू छोड़ चुप खड़ा हो जाता है। सक्षम अपने गले में पहनी टाई को ठीक करता हुआ मीटिंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। चाची गोद भराई से वापस लौटकर घर को आई तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था और घर का दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। उन्होंने गुस्से से मोनी को कॉल लगाई, किधर गायब हो गई तुम दोनों? मोनी उधर से, माँ वो हम कुछ ऑफिस के काम से बाहर आए थे। अरे तो एक ठो फ़ोन करके बताना चाहिए ना, घर में राशन पानी रखा है, कोनो चोर चोरी कर लेता तब हम किसके जाके लड़ते। माँ सॉरी, जल्दबाजी में भूल गए। तुम और तुम्हारी जल्दबाजी। अब यूँ बता किधर है तू और दीक्षा? माँ वो उन्हें जानबूझकर उनसे झूठ बोलती है ताकि वो यहाँ ना आ जाए, वरना उन्हें सारा सच मालूम पड़ जाता। माँ, हम वो यहाँ दिल्ली मीनार नाम से एक दुकान है, उसी के सामने खड़े हैं, कुछ देर में घर पहुँच जाएंगे। कौन बीमार है? माँ आप बस रहने दीजिए, हम आ जाएंगे, बाय, मैं फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए मोनी ने फ़ोन काट दिया। ये लड़कियाँ हमें कुछ नहीं बतावत है। पर बढ़ाती हुई चाची किचन में खाना बनाने चली गई। तेज़ कदमों से मार्बल के से ढके फर्श पर जूतों की खिटपिट आवाज़ करता हुआ सक्षम वेटिंग एरिया के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि सामने जो लड़की खड़ी थी वो अपनी पीठ उसकी ओर करके खड़ी हुई थी। सक्षम को केवल उसकी पिंक और हरी धारी के कोट के अलावा उसके नीचे से कर्ली हेयर ही दिखाई दे रहे थे। अपनी पैंट के जेब में एक हाथ डालते हुए सक्षम अपनी धीमी खिंचावपूर्ण आवाज़ में कहता है, जी आपकी तारीफ। दीक्षा के कानों से जब सक्षम की आवाज़ टकराई तो वो अपने ख्यालों से निकलकर हकीकत के धरातल पर आधम की। उसकी आवाज़ में अपनापन सा एक खिंचाव था। दीक्षा अपना गुस्सा फूल पीछे पलटी। अपनी निगाहें उठाकर जब उसने सक्षम की उन कत्थई आंखों में देखा तो लम्हा जैसे रुक ही गया था। उस रात उसकी आंखों में जो अक्स बसा था वो केवल उसकी इन जादुई कत्थई आंखों का ही था, लेकिन आज वो उन आंखों के अलावा भी उसे ऊपर से नीचे तक देख पा रही थी। काफ़ी अट्रैक्टिव, आकर्षित व्यक्तित्व का इंसान था वो, जिसे दीक्षा आपलक निहारे जा रही थी। पर दीक्षा को देख सक्षम के माथे पर शिकन उभर आई। उसने अपनी आंखें छोटी कर उस रात उसको चेहरे को याद करने की कोशिश की। हाँ, ये वही चेहरा था, ये वही लड़की थी। सक्षम के माथे पर आई चिंता की उभरी लकीरों और गहरी गई। उसने दीक्षा को देखते हुए ही पूछा, आप यहाँ? शायद दीक्षा को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना बैग उतारकर उन दोनों के बीच रखा, टेबल पर रख दिया, फिर उसमें से एक बेलन और एक सिल जिसे मसाले पीसते हैं उसका बट्टा रख दिया। ये सब किस लिए? सक्षम वो सब देखकर असमंजस की स्थिति में उसकी ओर देखता हुआ पूछता है, मुझे लगा था शायद तुझे मैं याद नहीं होंगी, इसीलिए ये बेलन लाई थी ताकि इससे तेरे सर में फिट याददाश्त का डब्बा खोल सकूं, और दूसरा बट्टा इसीलिए लाई थी ताकि याद आने पर भी जब तू मुकर जाए तो इसे तुझे मारकर ये ऑफिस बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकूं। कंफ्यूज था कि उससे कैसे अजीब से प्लान से वो डरे या हंसे, लेकिन हमने तो आपसे कुछ लिया भी नहीं, फिर आप वसूलने क्या आई हैं? लिया नहीं, दिया है मुझे। मुसीबत देकर भाग गया मुझे। तुझे क्या लगता है, हाँ, लड़कियों को कोई खिलौना समझा है? एक रात बिताई और पीठ फेर कर भाग गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस रात हमारे बीच जो भी हुआ था वो सब आपकी मर्जी से ही हुआ था। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी आपके साथ। ज़बरदस्ती नहीं की? ओ हेलो, मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि मैं नशे में थी। तुमने मेरे साथ क्या किया मुझे क्या पता। दीक्षा ने अपना पल्ला इस मामले से ऐसे झाड़ा जैसे कोई कपड़ों से मिट्टी झाड़ता है। तो आप मुझसे 1.5 महीने बाद इतना तमाशा करके यह शिकायत करने आई हैं?
बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ तुमसे शिकायत करने नहीं बल्कि तुम्हारी की हुई गलती को सुधारने की कीमत लेने आई हूँ। दीक्षा उसके ऊपर लगभग भड़कती हुई बोली। सक्षम ने शायद उसकी बात को कुछ और ही समझ लिया था, इसीलिए उसने अपने हाथ के इशारे से गार्ड को अंदर बुलाया और उससे कुछ लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में गार्ड एक चेकबुक लेकर उसके पास आता है। उससे वो चेकबुक लेकर सक्षम उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर उस चेकबुक में अपने सिग्नेचर करते हुए दीक्षा की ओर टेबल पर खिसका देता है। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं। आपके साथ बिताई उस रात की कीमत जितनी भी चाहिए आप ले सकती हैं। मैं भरने को तैयार हूँ। सक्षम की बातें सुनकर दीक्षा की आंखों में खून उतर आया। उसने वो चेकबुक उठाकर सक्षम के मुंह पर फेंक दी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ गुजारी रात की कीमत लेने नहीं आई हूँ और ना ही तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मेरी कीमत अदा भी कर सको। मैं तो यहाँ उस रात तुम्हारी लापरवाही का परिणाम जो मेरे गर्भ में पल रहा है उस गलती से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आई थी, न कि अपने जिस्म की कीमत वसूलने। सक्षम अपना गुस्सा भूल उसकी ओर देखता है और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है। क्या कहा आपने अभी? कौन सी गलती? दीक्षा सक्षम को अपनी आंखें छोटी करते हुए देखती है। कितना ड्रामा कर रहे हो, जैसे खुद को तो कुछ पता ही नहीं है। एक लड़की 1.5 महीने बाद तुम्हारे ऑफिस में आकर खड़ी है और तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती का जिक्र कर रही है और तुम उससे पूछ रही हो कैसी गलती? तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने उस वक्त प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। इसकी वजह से मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। 2 मिनट की खामोशी के बाद सक्षम हंसता है। वो दीक्षा के पैसों के लिए बनाए गए बहाने पर अफसोस जताते हुए कहता है। पैसों के लिए ही ये सब कर रही हो ना? किसी और का बच्चा लाकर मेरा कहना फिर ये सब ताकि ज़्यादा पैसे ले सको? चटाक। सक्षम के चेहरे की हंसी एक पल में ही गायब हो गई। दीक्षा ने एक जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। पारस जो बाहर खड़ा खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, सक्षम को थप्पड़ पड़ता देख फौरन खिड़की से फुर हो गया। अपने लाल पड़ चुके चेहरे पर हाथ रखते हुए सक्षम ने उसकी ओर गुस्से में देखा। उसके हाथों की मुट्ठियां भिज गई। अगर अपनी गलती नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो हाथ काट दूंगी, आंखें नोच लूंगी, समझे? अपनी इज्जत और जमीन का सौदा करने यहाँ नहीं आई मैं। कहते हुए वो गुस्से से कांप रही थी। सक्षम को उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। वो किसी की आंखें पढ़ने में कभी गलती नहीं कर सकता था। दीक्षा अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगी। इतना बुरा तो उसे अपने सपने के पूरा ना होने पर भी नहीं लगा था जितना बुरा अपने अपमान का आज उसे लगा। किसी भी लड़की के लिए उसका ज़मीर और इज्जत सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अब और देर वो यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए तेज़ कदमों से बस यहाँ से बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों के कोर से आंसू की बूंद गिरने से पहले ही सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीक्षा हैरानी के साथ उसके चेहरे को देखने लगी। अगर आपकी बात में ज़रा सा भी सच है तो मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? जहाँ मैं ले चलूँ। कहते हुए सक्षम उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा। पारस ने दोनों को ऐसे कहीं बाहर जाते देखा तो पूछने को हुआ, फिर दोनों का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखकर रुक गया। सक्षम दीक्षा को अपने साथ ऑफिस से बाहर लेकर आया। उसने कार का दरवाजा खुद खोला और उसे कार में बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। मोनी ने दीक्षा को सक्षम के साथ जाता देखा। वो कार के पीछे उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगी, लेकिन जब तक कार उसकी आंखों से कोसों दूर ओझल हो चुकी थी। IVF एंड इनफर्टिलिटी सेंटर। सक्षम के ब्लैक मर्सिडीज इनफर्टिलिटी सेंटर के सामने आकर रुक गई। सक्षम अपना व्हाइट कोट ठीक करते हुए कार में से उतरता है। फिर दूसरे गेट से दीक्षा गुस्से से तनतनाती हुई उतरती है और सक्षम की टाई को गुस्से में पकड़कर उसे खींचती हुई कहती है, अरे कहाँ ले आया है मुझे? कहीं कोई झोल करने की सोची भी ना मेरे साथ तो आज शपथ में तेरे बाल उखाड़ कर तुझे गंजा करके रोड पर पीटूंगी। दीक्षा के गुस्से से धधकती हुई आंखों में सक्षम अपनी बहती हुई झील जैसी ठंडी नजरों से देखता है। उसकी स्मोकी कोल्ड आइज में देख दीक्षा कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है। कुछ लम्हों के लिए वो उसकी कत्थई आंखों में खो सी जाती है। उसे बहुत कुछ कहना था, पर सारे शब्द उसकी उन शांत आंखों को देखकर उसकी जुबान से गायब हो गए। उसकी टाई से अपने हाथ हटाते हुए कुछ कदम उससे दूरी पर खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि वो अभी अपने आपे से बाहर हो चुकी थी, जो शायद उसे नहीं होना चाहिए था। सामने देखिए, सक्षम बिना किसी भाव के उससे कहता है तो दीक्षा उसे देखने लगती है। वो अपनी नजरों से उधर सेंटर के बोर्ड पर सामने की ओर देखने का इशारा करता है। दीक्षा बोर्ड को देखकर समझ जाती है कि उसके इरादों में कोई खोट नहीं था। सक्षम उससे बिना कुछ कहे अंदर जाने लगता है। वो सेंटर काफी रिहायशी इलाके में बना हुआ था। दीक्षा भी वहां से आसपास बनी हुई शानदार बिल्डिंगों को देख रही थी कि सक्षम को वहां से अंदर जाता देख वो पैर पटकती हुई बड़बड़ाई, आदमी है या घन चक्कर, कहीं भी अकेला अकेला घुस जाता है। मुझे आने के लिए बोला भी नहीं। एक बार पैसे मिल जाए फिर इसकी मनहूस शक्ल कभी जिंदगी में नहीं देखूंगी। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, सक्षम के हिसाब से वो कभी बाप नहीं बन सकता। तो क्या ये बच्चा सक्षम का है या नहीं? और अगर है तो अपने बच्चे के बारे में जानकर सक्षम का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो दीक्षा और अपने बच्चे को अपनाएगा
या छुटकारा पाने के लिए कोई और तरकीब लगाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।